नमस्कार, न्यूज आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। योगी सरकार 0.2 ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। 2023-24 का यह बजट 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का है। पिछले साल के बजट यानी कि 6.15 लाख करोड़ के करीब 75,000 करोड़ रुपए का अधिक है। इस बजट में सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी ज्यादातर योजनाएं हैं। सरकार ने बजट में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। बजट के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यह बजट यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर स्थापित करने के लिए होगा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए नींव साबित होगा। आज का बजट 6,90,000 करोड़ से ज्यादा का है। साल 2016-17 में यह करीब 3,40,000 के आसपास का था। हमने बजट के दायरे को बढ़ाया है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो सवाल बजट का है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश और उसका बजट सबसे बड़ा बजट। अब तक यूपी के इतिहास में सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है और इस बजट में तमाम बातें कही गई हैं, जैसे कि अन्न पूर्ति योजना में 21,791 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो खाद्यान्न विभाग द्वारा आज अन्न पूर्ति योजना, जो मुफ्त अन्न योजना चल रही है, लोगों को, गरीब लोगों को जो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसके लिए 21,791 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है इस बजट में। साथ ही साथ अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थ कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रति माह निःशुल्क वितरण माह दिसंबर 2022 तक कराया जाएगा। यानी कि दिसंबर तक यह योजना मुफ्त में 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क कुकिंग गैस सिलेंडर के रिफिल हेतु 3,047 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ये तमाम बातें इसमें कही गई हैं। आपको बताएं कि अधिवक्ताओं और न्यायालय को लेकर भी घोषणाएं की गई हैं। इसमें नवसृजित जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। साथ ही साथ अगर जो बात करें मदरसों और छात्रावासों को लेकर भी घोषणाएं की गई हैं। इसमें वनावरण और वृक्षारोपण को लेकर घोषणाएं की गई हैं और पर्यावरण पर्यटन को लेकर भी घोषणाएं की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं बताई गई हैं और तमाम बातें हैं जो इस बजट में कही गई हैं। हम अपने संवाददाता माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी के पास जाना चाहेंगे। हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। जी शाहिद सिद्दीकी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के बजट जो पेश किया गया है, सुरेश खन्ना वित्त मंत्री ने जो पेश किया है, उसकी प्रमुख बातें क्या रही हैं? बिल्कुल देवेंद्र, आज ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के सुरेश खन्ना आज एक शेर पढ़ते हुए बजट पेश किया। योगी जी का बजट बना है जनता की खुशहाली को, यह बजट रंगीन करेगा आने वाली होली को। इसको देखते हुए आने वाली होली तो है, मगर लोकसभा चुनाव भी है 2024 का, जिसको देखते हुए 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट आज पेश हुआ है। और ये बजट सभी सेक्टर के लिए डिवाइड किया गया है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो और चाहे मदरसा हो, चाहे स्कूल हो। प्रदेश में छात्र छात्राओं को लैपटॉप, स्मार्टफोन के लिए 3,600 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। उसके साथ वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ की घोषणा की गई है। झांसी चित्रकूट में एक्सप्रेस वे बनेगा, 235 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। वहीं किसानों के लिए बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए चाहे गन्ना मूल बकाया हो, या किसानों की नई किसानी के लिए जो मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जैविक खेती के लिए कह रहे हैं, उस खेती के लिए भी बजट पेश हुआ है। प्रयागराज में समुचित विकास हेतु वर्तमान में 40 करोड़ रुपए पेश हुआ है। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादियों के लिए जो सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जोर देते हैं, उसके लिए
600 करोड़ रुपए पेश हुआ है। इसके साथ लगातार नए व्यापार को बढ़ावा दे विकास योजना जो यानी कि हर वर्ग को, हर क्षेत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, कहने का तात्पर्य है। इसका जो आम चुनाव आने वाला है 2024 में, इसका क्या प्रभाव होने वाला है? किस वर्ग को ज्यादा प्रभावित कर रहा है यह बजट? बिल्कुल, देखिए सभी वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे नौकरी बात हो, सभी को खेदने का काम और सभी को व्यापार देने और सभी को 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए ये बजट है। और इसके लिए विपक्ष लगातार कह रहा है कि हर साल बजट सरकार पेश तो करती है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट तो करती है, मगर धरातल पे कुछ नहीं करती। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है, लगातार उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उत्तम प्रदेश बढ़ रहा है। उसके लिए चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो, लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी आई। जी शाहिद, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो उत्तर प्रदेश में जो बजट आज पेश किया गया है, हर वर्ग हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है और ये जरूर ध्यान रखा गया है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए यह साधने की कोशिश की गई है और ये देखने का प्रयास किया गया है कि कोई वर्ग छूटे ना, चाहे छात्र हो, किसान हो, महिलाएं हो। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या महंगाई को कम करने की कोशिश की गई है? क्या आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ महेश आर्या, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ आलोक शुक्ला जो आर्थिक सलाहकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत तो हम करें, इससे पहले एक चीज जो बता देना बहुत आवश्यक है कि आज जो चर्चा का विषय है वो ये है कि जो बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश में, वो क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी दृष्टि से देखेंगे। हम अपने मेहमानों को बता देना चाहते हैं कि हम इसी दृष्टि को देखते हुए कोई भी सवाल पूछ रहे हैं तो उसके दृष्टि यही होना चाहिए, यही है और उत्तर भी इसी दृष्टि से अगर जो मिले तो बहुत बेहतर होगा। सवाल महेश आर्या जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पूरे बजट को देखा होगा, अध्ययन किया होगा और उसके बाद से इस पे तमाम प्रतिक्रियाएं सपा की तरफ से आ रही होंगी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। सवाल यहां पर आपसे यह है कि क्या यह बजट 2024 आम चुनाव को देखकर पेश किया गया है? क्या लगता है आपको? देखिए कुशवाहा जी, निश्चित रूप से क्योंकि पिछले ये 6वां उनका बजट है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार का, योगी जी का, तो मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी इन्होंने बजट पास किया गया था और उसमें अच्छा खासा बजट था और उसका आज तक हिसाब नहीं हो पाया कि कितना कहाँ कैसे कैसे खर्च किया। जो विश्वस्त रिपोर्टें हैं उनमें यह है कि जो विभागों का बजट था वो बजट भी पूरी तरह से खर्च भी नहीं हो पाया जी। और यही कारण था कि जो युवा वर्गों में, नौजवानों में, किसानों में, महिलाओं में सब में निराशा छाई थी और निराशा आज भी है। इस बजट से बहुत बड़ी इन्होंने कोई सौगात नहीं दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को। आज भी उत्तर प्रदेश में महिलाएं, नौजवान, किसान और व्यापारी सारे लोग थका सा महसूस कर रहे हैं, उनके हाथ खाली है, उनके लिए ऐसा कुछ किया नहीं है। डबल इंजन की सरकार है। जब डबल इंजन उस केंद्र की सरकार ने जो अभी हाल में बजट पेश किया उसमें भी निराश जनता को किया है, तो यही उम्मीद, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये छोटे इंजन है तो ये तो मेरे ख्याल से निराश करेगी। पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि ये कहते हैं ना कि थोथा चना और बाजे घना, तो इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया और हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ केसी जैन बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हालांकि आप देर से जुड़े हैं और सपा प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, अपनी बातों को पूरी कर लें, उसके बाद हम आपके पास ही आते हैं। ठीक है महेश आर्या जी। तो मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के, जैसे हमारी सरकार में उस समय किसानों के पानी की सुविधा पूरी फ्री थी,
नहर की हो, चाहे वो नलकूप की सुविधाएं हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरी खत्म कर दिया। अभी इलेक्शन के समय में इन्होंने बोला था कि बिजली के बिल को हम किसानों के माफ करेंगे, लेकिन किसानों के बिजली के बिल 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक माफ नहीं हुआ। और जो भी वादे किए थे वो सारे के सारे वादे झूठे साबित हुए हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता निराश है और पूरी तरीके मतलब से आपके कहने का तात्पर्य है जो बजट में घोषणा की गई है, जो बजट में अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार ही अगर जो सरकार काम करे तो ठीक है, वादा कर रहा है, अगर जो सरकार वादा कर रही है तो उसे निभाना भी पड़ेगा। केसी जैन साहब, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। जी जी देखिए कुशवाहा जी, विपक्ष का काम है आलोचना करना और विपक्ष अपने काम को बखूबी निभा रहा है। लेकिन आलोचना भी अगर कुछ अच्छे कार्य होते हैं तो उसकी सराहना भी होती है। अगर कहीं पे आलोचना करने वाला होता है तो आलोचना होती है। लेकिन अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा भी, मतलब आप लोग जो बीजेपी है सिर्फ आलोचना करने वाला काम ही करती है क्या? कि विपक्ष हमेशा आलोचना करे? अभी आर्या जी स्वयं कह रहे थे कि 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या 6 वर्षों में कोई भी सही काम नहीं हुआ? अगर काम नहीं हुआ तो ये बार बार देखिए, जनता को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। जनता जनार्दन है, जनता सारी चीजें समझती है। अगर 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरण के लिए बजट में प्रावधान किया गया, अगर जो जनता है उसके रहने के लिए, आवास के लिए उसमें व्यवस्थाएं की गई, जो किसान है, मजदूर है, उनके लिए भी बजट में व्यवस्था की गई, तो देखिए गौशालाओं के लिए भी व्यवस्था उसमें की गई है, ठीक है। कुल मिलाकर के एक तरह से के लिए सामाजिक सुरक्षा वाला बजट है। आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की गई। जैन साहब मेरी बात सुनिए, सामाजिक सुरक्षा वाला बजट है कुल मिलाकर के, लोक कल्याणकारी बजट है। बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ, यही मैं कह रहा हूं। तो 2024 साधने की तैयारी है क्या? 2024 साधने की तैयारी है क्या? 2024 साधने की तैयारी है क्या सर? 2024 साधने की तैयारी है क्या? नहीं, देखिए आदरणीय कुशवाहा जी, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? एक तरफ समाजवादी पार्टी विपक्ष ये कह रहा है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, जनता को खुश करने वाला बजट है। तो अगर जनता को खुश करने वाला बजट है तो इसका मतलब उसमें काम होने लायक है, काम होंगे उसमें, जनता को उसमें महत्व दिया गया है। और एक तरफ कह रहे हैं बजट में कुछ है ही नहीं, एक तरफ कह रहे जनता को खुश करने वाला बजट है, चुनावी बजट है। अगर चुनावी बजट है तो बताइए चुनाव की वजह से ही जनता के लिए अच्छा बजट आ रहा है, कम से कम यही ये कह देते। लेकिन ये तो सिर्फ आलोचना कर रहे हैं, ना तो इन्होंने कभी पहले बजट की सराहना की, ना आपके बजट की सराहना कर रहे हैं। जनता ने सराहना की, जनता ने सराहना की, और जनता ने एक बार फिर से जनता ने अगर दोबारा किसी पार्टी की सरकार को लगातार समझ गए आपकी बात जैन साहब, समझ गए आपकी बात। महेश आर्या जी को जवाब दे लेने दीजिए, आपने अच्छी बात पकड़ ली है। महेश आर्या जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, जो जैन साहब और उनकी पार्टी के पास कुछ नहीं है, ये सिवाय झूठे आंकड़े पेश करके उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को गुमराह करें। इन्होंने जो केंद्र में जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं कर पाए। करोड़ों की जनता, नौजवान जब रोजगार मांगता है उन पे लाठी भांजने की काम करती है। अभी आपने देखा होगा 69,000 शिक्षकों में किस तरह घोटाला किया, दलित पिछड़ों के मतलब आपका क्या है, इन्होंने खत्म कर दिया। उदाहरण देकर के घुमाने की जरूरत नहीं है, समय कम है। आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो कहना चाह रहे हैं जो आपने बोला था तो आप करके दिखाते, विपक्ष के मौका ही नहीं आता। मतलब आंकड़े दिखा करके सिर्फ गुमराह कर रही है सरकार, लोगों को खुश कर रही है। आपने वो कुछ नहीं किया। मतलब किसानों की खाद में भी 5 किलो कम कर दिया, और अपने मुंह से आपको शर्म भी आनी चाहिए कि 82 करोड़ जनता को आपने भिखमंगा बना दिया। आर्या साहब, उनको रोजगार चाहिए। आर्या साहब, ठीक है, इस पे हम बात कर लेंगे ना, इस पे किसी और, जब इस मुद्दे पे आप उनके पास खैरात बांट रहे हैं क्या? 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ठीक है, 5 किलो अनाज देकर के, खैरात देकर के आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही रामराज है क्या? माता अभी कानपुर में महेश आर्या जी, सामाजिक सुरक्षा भी एक चीज होती है, और आप यहाँ की बात कर रहे हैं क्या? महेश आर्या जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। सामाजिक सुरक्षा भी एक बात होती है, महत्व होता है उसका। अभी फ्रांस में चले जाइए, वहां जाकर के देख लीजिए सामाजिक सुरक्षा का क्या मतलब होता है, काम के घंटे क्या होते हैं, किनको क्या करना है, ये सारी चीजें विदेशों में जाकर के देख लीजिए। यहां तो कुछ नहीं, यहां तो आप मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हैं क्या इसे?
किस लिए सरकारें बनाई जाती हैं? किस लिए सरकारें बनाई जाती हैं? बात करें रोजगार के ऊपर श्वेत पत्र जारी करें कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है। सर, आपने देखा बजट में क्या श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं? हम बजट की बात कर रहे हैं। जब वो महेश आर्या जी, हम बजट की बात कर रहे हैं। महेश आर्या जी, हम बजट की बात कर रहे हैं। बजट से आप खुश नहीं है? आपके कहने का तात्पर्य है कि ये जो आंकड़े हैं सिर्फ दिखावे के हैं। आपके कहने का तात्पर्य है कि जो आंकड़े हैं, मैंने पहले बोल दिया सर, पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। थोथा चना बाजे घना, ऊंट के मुंह में जीरा के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी कि जीरा से ज्यादा बड़ा चाहिए। आर्थिक सलाहकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं आलोक शुक्ला जी। आलोक शुक्ला जी, ऊंट के मुंह में जीरा है। नमस्कार जी, नमस्कार सर। महेश आर्या जी कह रहे हैं ये जो बजट है उत्तर प्रदेश का, ऊंट के मुंह में जीरा है। जी, बताइए। देखिए, बजट तो सरकार ने बहुत अच्छा दिया है, और बजट कोई भी सरकार आती है तो जनता के लिए ही देती है ना, क्योंकि जन बजट होता है ये। एक बजट में सारे सेक्टर को इन्होंने पूरा किया है और आवंटन किया है पैसे का हर तरीके से। मेरा निवेदन ये है कि ऐसा नहीं कि इससे पहले जो सरकारें आई थी उन्होंने कुछ किया नहीं है और 6 साल में ही सब कुछ हुआ है। बट जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें अब यूपी की, है ना, और जो कोविड के समय पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्य किया गया है वो सराहनीय रहा जी। ठीक है, और आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को उसको बेसिक चीज चाहिए। तो जो हम लोग अनाज बांट रहे हैं उस समय जो हमारे श्रमिकों को अनाज मिला है, उनका पेट भरा है, उनका परिवारों का पेट पला है, तो एक बहुत बड़ा कदम है भारत सरकार का और यूपी गवर्नमेंट का। ठीक, क्या लगता है आपको? लेकिन आलोचना का मतलब ये नहीं कि आलोक जी, क्या लगता है आपको कि 2024 साधने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, देखिए, कोई भी पार्टी का काम है, उसको इलेक्शन के पास जाना है, जनता के पास वापस जाना है ना। और जनता के पास ऐसे तो नहीं आ सकती है कि वो बिना कुछ दिए, बिना कोई चीज करे, बिना कोई बजट दिए वो पहुंच जाए। लेकिन ये जो बजट दिया गया है, अगर आर्थिक दृष्टि से देखिए तो इसमें क्या होगा, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ दिया। ठीक है, इन्होंने जो है औद्योगिक इन्वेस्टमेंट को जोड़ दिया, इन्होंने एमएसएमई यूनिट्स को जोड़ दिया इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, और ये क्या करेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर यूपी में आएगा तो उससे रोजगार बढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो उससे प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जीडीपी बढ़ेगी। अगर आय बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। अब महेश आर्या जी, आप ही के पास आते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए केसी जैन साहब। महेश आर्या जी, खांडसारी शक्कर योजना हेतु, महेश आर्या जी आपसे पूछ रहा हूं मैं, 218 करोड़ 40 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, और होनी चाहिए थी या पर्याप्त है? देखिए, जो व्यवस्था की कुशवाहा जी, मैं पहले कह रहा हूं कि अगर सरकार के अंदर नियत में ईमानदारी है तो काफी ठीक हो सकता था। पिछले बजट की में हम तुलना कर रहे हैं, उसमें अभी जो पिछला बजट था उसमें तमाम विभागों का 50% तक बजट ये पूरा नहीं लगा पाए हैं। दूसरा क्या है कि जो गरीब, जो अभी पिछले बजटों में आपने देखा होगा सरकारों में, हमारी भी सरकार में बजट हुए, तो गरीबों के जो छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए फीस के लिए, उनकी छात्रवृत्ति के लिए वहाँ व्यवस्था होती थी। अभी तो बच्चों की फीस इतनी बढ़ा दी गई है, उसके लिए जो फीस माफी का था या स्कॉलरशिप का लिए उसका कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और जो महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। किसानों की जो बात है तो उनकी जो है बिजली पानी फ्री करना चाहिए था, वो भी नहीं। ऐसा कोई व्यवस्था क्या किया जिससे ये कहा जाए कि भाई राम राज चल रहा है? सुरक्षा की बात है, जैसे आप कह रहे हैं बहुत इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्टर भी तभी यहाँ सक्सेस होगा जब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सही अच्छा होगा, जब लोग माताएं बहनें सुरक्षित होगी। जो अभी घटनाएं घट रही है, इससे कौन आना चाहेगा या कौन पसंद करेगा? जो यूपी में उसमें नंबर 1 हो गया क्राइम में, उत्तम प्रदेश बनाने चले थे, ये क्राइम प्रदेश बन गया। क्राइम प्रदेश, ऐसी स्थिति में बिल्कुल और मैं समझता हूँ अगर बजट किया है ईमानदारी से उसको खर्च किया जाता और उसमें डेवलपमेंट पे लगाया जाता, जो बेरोजगार घूम रहे हैं नौजवान, उनके लिए रोजगार के लिए व्यवस्था की जाती। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली गई थी, उन वैकेंसियों के पर्चे लीक हो गए और उसके बाद में बेचारे नौजवान थे बेरोजगार,
ठग लिए गए। एक एक आदमी का, एक एक कैंडिडेट को 2-2 हजार रुपया कम से कम अप्लाई करने में खर्च होता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। तो पूरी तरह से जनता त्रस्त है, और जो मैनेजमेंट के इवेंट के आधार पर ही जो कामयाब हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई हमने बहुत अच्छा कर दिया। जवाब दीजिए। किसान हमारे शहर में भी हो गया ना सर आपका, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई, देखिए हमारी सरकार का नारा था, हमने करके दिखाया भी था। जिस प्रकार से आर्या जी जो आज 2-3 चीजों पे उन्होंने सवाल उठाए, उसके किनारे हमारी अभी उन्होंने एक तो कहा कि इन्वेस्टर्स मीट आप कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ पर कैसे आएगा, तो आज तक तो सबने देखा इन्वेस्टर्स यहाँ पर कितना आया है और सब जाके खत्म कर दिए, कोई योजना खत्म कर दी। जब योजनाएं नहीं है तो उसमें बजट क्या करेगा? नहीं आ रहा है तो योजनाएं तो जनहित की लानी चाहिए, एक और आंकड़ों के बल पर भी सरकार चलाना, वो पार्टी जनता को बढ़ाना, तो जनता बहुत दिन तक इसमें मुगालते में आने वाली नहीं है। विदेशों में जाकर के तो 2024 आ रहा है, तो इनको इस बात का आना दिखाया जाए, जनता दिखा देगी। किसकी सरकार में था, गुंडागर्दी किसकी सरकार में थी, जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक इन्वेस्टर्स मीट भी नहीं करा पाए। और ये बेरोजगारी की बात करते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, महीना बांट करके ये कुछ नहीं करा पाए, ये कुछ नहीं करा पाए, तभी तो आ पाए। जैन साहब, आपने क्या हाल हुआ? जैन साहब, जैन साहब, ठीक है, 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 बांटे तो अगर आवाज बांटा होता तो उसकी झोपड़ी में ठीक है, ठीक है, माँ बेटी की हत्या हो गई, जला के खत्म कर दिया उनको। इस पार्टी से मतलब नहीं है, हर वर्ग दुखी कर दिया, कोई मतलब नहीं है कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अरे स्टार्टअप इंडिया पे काम हो रहा है सर, अगर ओपी पे काम जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब सपा नहीं कर पाई, सपा नहीं कर पाई, राशन देके हमारे स्वाभिमान को खत्म कर रहे हैं जनता का। ठीक है, आप ही लोग बोल लीजिए, उनको रोजगार दीजिए, व्यापार में सुविधाएं दीजिए, इससे कोई मतलब है क्या? दीजिए, इससे कोई मतलब है क्या? दीजिए बेरोजगारों को, उनको 5 किलो राशन नहीं चाहिए हमें। जी ठीक है, आप कह रहे हैं ना नहीं चाहिए, जाकर के सरकारी दुकान पे देख लीजिए किस तरह से लाइन लगती है। ठीक है, आप कह रहे हैं ना नहीं चाहिए। केसी जैन साहब, अगर सपा की सरकार लोगों के मन से उतर गई, आशाओं पर उन्होंने पानी फेर दिया, उसके बाद आप आए, आपसे आशाएं थीं, वो आशाएं कितनी पूरी कर पा रहे हैं? किसानों की सबसे पहले आप बताइए, किसानों की आशाएं कितनी पूरी कर पा रहे हैं आप? देखिए इस बजट से हम किसानों की सुरक्षा को लेकर के बता रहे हैं। देखिए, किसानों के आय में वृद्धि के लिए, किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। और देखिए देवेंद्र जी कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में, और पहला बजट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब पेश किया था, तो जो सवाल आपका है कि आपने जो वादे किए कितने पूरे किए, जनता को क्या सहूलत मिली। हम जनता के बीच में गए थे, हमने कहा था कर्ज माफी करेंगे, और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक माफ किया गया। 36 लाख करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ, और वो बजट कहीं अलग से नहीं आया। वो ये जो बंदरबाट होती थी बजट के अंदर पैसे की सरकार कर दिया क्या? वो बंदरबाट बंद करके गन्ना किसान आज भी जो है भटक रहे हैं अपने पेमेंट के लिए, के ऊपर नहीं डाला गया। जब आपने अभी 2022 में चुनाव के समय क्या वादा किया था? आपने बोला 48 घंटे के अंदर हम आपका गन्ने का भुगतान करेंगे, आज जो बिजली के बिल आधे माफ करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी साहब बताइए उसमें क्या हुआ? क्या पूरा ये तो दोगुनी आय के लिए आपने बोला था, आपके केंद्र दोनों इंजनों ने बोला था, प्रदेश में बुलडोजर, दोनों इंजन फेल हो गए। समय मिलेगा को इन्होंने मुद्दा बनाया, लेकिन इनका मुद्दा फेल हो गया, और जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। आज भी हम चाहे किसानों के लिए खाद हो, चाहे बीज हो, इसपे 5 किलो उसमें आपने बजट में चोरी कर लिया। किसानों के लिए खाद जो उर्वरक है, खाद नमी 5 किलो एक बोरे में, एक कट्टे में कम कर लिया आपने। केसीसी के माध्यम से, बात कर रहे हैं, किसानों को सस्ता लोन उपलब्ध, किसानों के सस्ते उर्वरक के लिए, किसानों के सस्ते उर्वरक के लिए आपके इस बजट में क्या प्रावधान है, मैं ये जानना चाहता हूं। किसानों के सस्ते उर्वरक के लिए किसानों, आर्या साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए। जी जैन साहब जी जवाब दीजिए। देखिए किसानों के लिए, किसानों के उर्वरक के लिए जो बहुत जरूरी चीजें हैं, 50%
50% उनका जो बिजली का बिल है सिंचाई को लेकर के वो माफ है, जो बिजली का बिल आ रहा है। और साथ ही साथ किसानों के लिए जो किसानों के उत्पादन का खरीदारी है वो भी बड़े स्तर पे, उसके लिए जगह जगह पे क्रय केंद्र खोले गए हैं और उसके लिए अलग से बजट में प्रावधान किया गया है कि जो खाद की समस्या है वो ना आवे, बीज की समस्या ना आवे और किसानों का जो उत्पादन है उर्वरक तत्काल खरीदा जा सके। साथ ही साथ अगर किसानों को कहीं पर डीएपी यूरिया, जुताई के लिए डीएपी काम के लिए यूरिया आवश्यकता पैसे की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए अतिरिक्त की गई है। किसानों के लिए डीएपी और यूरिया बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन उर्वरकों के दाम बढ़े हैं, बेतहाशा वृद्धि हुई है, इनको कम करने के लिए क्या बजट में कोई प्रावधान किया गया है? देखिए, जहां तक देखिए जो किसानों की बात है, पहली बात तो ये कि किसानों को लगातार जागरूक करने और किसानों को प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता है। जागरूक करेंगे तो वो अपने खेत में ले जाकर के उर्वरक डाल लेंगे। उनको नहीं पता है कि हमारे खेत में खाद की कमी है, कब खाद डालना है। जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, ना जवाब आए तो जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे। आलोक शुक्ला जी, हम आपके पास आएंगे। हो गया ना, सिंचाई की व्यवस्था को लेकर के हो गया ना आपका? ठीक है आलोक शुक्ला जी। आलोक जी, सवाल यहां पर यह है कि किसानों के लाभ तो बीजेपी लगातार इस बजट में गिनवा रही है, लेकिन जो उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है रासायनिक उर्वरक, वो कैसे सस्ता हो इसकी बातें नहीं बता पा रही है। क्या होना चाहिए था? देखिए, किसानों की जो हर सरकार जो होती है वो किसानों की समस्या की बात करती है, और हमारा बेस अगर देखा जाए तो हमारा अन्नदाता ही की वजह से ही आज की डेट में हम लोग अपने घर में बैठ के जो है खाना पीना खा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उनकी आय पे विशेष ध्यान दें। ठीक, हर गवर्नमेंट आती है और उनकी बिजली, उनका कर्ज माफ करने की बात करती है। मुद्दा उनका कर्ज माफ करना नहीं है, उनकी आय को बढ़ाना होना चाहिए हमारा। बिल्कुल। आय कैसे बढ़ेगी? आय बढ़ाने का तरीका सिंपल है कि अगर हमारे 60% लोग जो आज की डेट में साथ में शहरों में नौकरी कर रहे होंगे, किसी न किसी किसान परिवार से ही आते होंगे। ठीक, हम उस यूथ को एजुकेट करें, हम उस एजुकेशन के माध्यम से उसको बताएं कि कैसे आप अपने गांव में जाकर के खेती को बढ़ा सकते हैं, उर्वरक का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंचाई किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। टेक्नोलॉजी और रिसर्च इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। ठीक है, और अगर हम इस तरीके छोटे छोटे सेशन गांव में करें, ठीक है, एजुकेट करें किसानों को, है ना, तो हमको लगता है एक बहुत बड़ी क्रांति इसमें आ सकती है डिजिटल माध्यम से जी। और किसानों को मूलभूत सुविधाओं को देना हर सरकार का कार्य होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके अगर सोचिए कि अगर सिर्फ हर जगह पे सिर्फ मकान बनने चले जाएंगे और कहीं खेती होगी ही नहीं, तो हम लोग कैसे खाना खाएंगे? जी ठीक है, शहरों की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी कि यहाँ तो खेती हो ही नहीं रही। ठीक है, अब तो जी समय समाप्ति की ओर है और इस चर्चा को हम और आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश हुआ है 2023-24 वो वास्तव में महत्वपूर्ण तो है और दिख तो रहा है कि हर वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, यानी कि जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसको साधने की कोशिश की गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब इसकी गहराई में आप जाते हैं तो इसमें साफ नजर आता है कि जो समस्याएं हैं वो समस्याएं अभी भी ज्यों की त्यों बनी रहेंगी और इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर जो ये देखा जाए, किसानों की बात की जाए तो उर्वरकों के दाम कम करने के कोई प्रावधान नहीं है, न ही कोई तकनीक सिखाने की बात कही गई है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बजट इसमें दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तकनीक सिखाई जाती कि हां अगर छिड़काव विधि से आप करें तो कम उर्वरक लगेगा, इसलिए आपकी लागत घट जाएगी, तो यह भी कुछ नहीं करने की योजना है। ऐसे में देखने के लिए ये जो बजट है उत्तर प्रदेश का, ऐसा लगता है कि लोक लुभावन है, लेकिन ये लोगों को कितना फायदा पहुंचाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।